Hello students, have a nice day. Good morning to all of you. Students, 6 वाला पैराग्राफ हमने कल पढ़ा था, तो 6 वाला पैराग्राफ हमने कल पढ़ लिया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स 6 वाला पैराग्राफ वैसे मैंने 3 लाइन्स में पढ़ा चुका हूँ आपको। इसमें लिखा हुआ था कि एवलिन मतलब विदाउट हियरिंग, है ना, बिना सुने ही उसको कार्य करते हुए देखना, यानी वो सुन नहीं पाती हैं फिर भी वो उसको इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देखना, वो भी एफर्टलेसली, बिना प्रयास किए, सहजता से। तो इस प्रकार से उसको वाद्य यंत्र बजाते देखते रहना इंट्रिगिंग है। तो स्टूडेंट्स, इंट्रिगिंग का मतलब होता है विस्मयकारी, आश्चर्यजनक है। और वो कहती है स्टूडेंट्स कि इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटों की चर्चा जो हुई उस बातचीत में सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक शब्द भी मिस नहीं किया। और मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। और वो ये बात भी कहती हैं, जब चर्चा होती है, डिस्कशन होती है, उससे उसके जो टीचर्स हैं, पढ़ाने वाले, जो वाद्य यंत्र बजाना सिखाते हैं उसको, मीन विद बुशी बियर्ड्स, के झाड़ीदार दाढ़ी वाले जो आदमी हैं, गिव मी ट्रबल, वो मुझे परेशानी देते हैं, यानी वो मुझे कठिनाई देते हैं, कठिनाई में डाल देते हैं। ठीक है। तो शी लाफ्ड, वह हंसी। ये हास्यास्पद बात उसने कही थी, इसलिए वो हंसी और उसने कहा कि झाड़ीदार दाढ़ी वाले जो लोग हैं वो मुझे कठिनाई देते हैं, वो मुझे परेशानी में डाल देते हैं। ठीक है। शी लाफ्ड, वह हंसी। अब इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग, अभी ये 6 पैराग्राफ चल रहा है स्टूडेंट्स, ये यहां से इधर लिखा हुआ है। अब वो कहती है एवलिन ग्रैनी कि इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, जो मनुष्य उसके सामने रहते हैं, तो वो कहती है कि इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, कि मात्र होठों को देखना ही नहीं होता है। ये उसके मन के विचार है स्टूडेंट्स, कि जब वो किसी व्यक्ति को देखती है तो उसकी धारणा क्या है। तो इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स स्टूडेंट्स, या लिप्स का मतलब होठ है और वॉच का मतलब देखना है, कि मात्र होठों को ही नहीं देखना होता है। इट्स द होल फेस, ये पूरा चेहरा होता है जिसको देखना पड़ता है, यानी सारा चेहरा देखना होता है। और एस्पेशली द आईज, और विशेषकर आंखों को, विशेषकर आंखों को। तो ये किसी मनुष्य की चेहरे की स्टडी वो किस प्रकार से करती, जो उसके ये मन के आइडियाज हैं। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, जब वो किसी व्यक्ति को देख रही होती तो वो कहती है कि मात्र उसके होठों को ही नहीं देखना पड़ता है। इट्स द होल फेस, उसके पूरा ये जो पूरा चेहरा होता है उसको देखना पड़ता है। और एस्पेशली का मतलब होता है स्टूडेंट्स विशेष रूप से। एस्पेशली का मतलब विशेष रूप से, विशेष रूप से। ठीक है। तो वो कहती है कि एस्पेशली द आईज, विशेष रूप से आंखों को देखना पड़ता है। ठीक है। तो सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वह बोलती है। फ्लॉलेसली का मतलब होता है स्टूडेंट्स बिना किसी त्रुटि के। जब भी हम कोई इंग्लिश बोल रहे हैं तो क्या इंग्लिश बोलने में हम त्रुटि कर रहे हैं क्या? ठीक है। तो फ्लॉलेसली का मतलब होता है स्टूडेंट्स बिना गलती किए हुए, बिना त्रुटि के, बिना त्रुटि के। ये फ्लॉलेसली का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स बिना गलती किए या बिना त्रुटि के। यानी जब वो कोई भी लैंग्वेज बोलती है तो उसमें कोई त्रुटि नहीं करती, वो बिना त्रुटि के या बिना गलती के बोलती है। क्योंकि उस लड़की की उसके जो मास्टर हैं, टीचर्स हैं, उनसे बातचीत हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी, तो वो अपने आइडियाज भी उन गुरुजी को, सर को बता रही है। तो ये बात जो हुई वो लोगों को कह रही है भी, विशेषकर पूरा चेहरा देखना पड़ता है मनुष्य का, होठों को ही नहीं, चेहरा देखना पड़ता है। और विशेष रूप से आईज भी देखी जाती है, देखनी पड़ती है। तो ये बात जब वो बोलती है तो सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वो बिना किसी त्रुटि के बोलती हैं। विद ए स्कॉटिश लिल्ट, तो स्टूडेंट्स स्कॉटिश का मतलब यहाँ स्कॉटलैंड,
और लिल्ट का मतलब होता है ढंग, लिल्ट का मतलब होता है ए वे ऑफ स्पीकिंग, आपके बोलने का तरीका कहलाता है लिल्ट। आप इंग्लिश बोल रहे हो तो आपके इंग्लिश बोलने का लिल्ट क्या है, यानी बोलने का तरीका। ठीक है स्टूडेंट्स, लिल्ट का मतलब कोई लैंग्वेज बोलने का ढंग, बोलने का ढंग, तो बोलने का तरीका। तो स्कॉटिश का मतलब यहाँ स्कॉटलैंड है, तो वो स्कॉटलैंड की भाषा जो है वो भी बिना किसी त्रुटि के बोलती है। ठीक है, यानी वो लैंग्वेज जो बोलती है तो उसमें कोई त्रुटि नहीं करती है। उसका जो बोलने का लिल्ट है, यानी स्कॉटिश का मतलब स्कॉटलैंड में जो भाषा बोली जाती है, तो वो स्कॉटलैंड लैंग्वेज बोलने का जो उसका लिल्ट है, ढंग है, तो वो बिना किसी त्रुटि के स्कॉटलैंड की भाषा बोलती है। यानी स्कॉटलैंड की भाषा बोलने में वो त्रुटि नहीं करती, यानी वो स्कॉटलैंड के बोलने के ढंग के बिना त्रुटि के बोलती है। जो लैंग्वेज स्कॉटलैंड में बोली जाती है, ठीक है, वो लिल्ट का मतलब उसको बोलने का जो ढंग है, तो उस स्कॉटलैंड की लैंग्वेज को वो बिना कोई त्रुटि के बोलती है, फ्लॉलेसली। तो स्टूडेंट्स, यहाँ फ्लॉलेसली का मतलब होता है बिना त्रुटि की बोलती है वो स्कॉटलैंड की लैंग्वेज, उसका लिल्ट है बोलने का ढंग। अब वो देखो लैंग्वेज किस प्रकार से बोलती है, वो कैसे बोल लेती है, तो वो आगे इस बात को क्लियर कर रही है स्टूडेंट्स का माई स्पीच इज क्लियर, मेरा जो भाष्य है बोलने का, ठीक है, यहाँ स्पीच का मतलब भी भाषण या भाषा जो है, इज क्लियर वो स्पष्ट है, बिकॉज क्योंकि आई कुड हियर, वो कह रही कि मैं सुन सकती थी, टिल आई वाज 11, जब तक मैं 11 वर्ष की थी तो मैं सुन सकती थी। क्योंकि एल्विन ग्लेनी की श्रवण शक्ति का जो ह्रास है वो क्रमिक हुआ स्टूडेंट्स, ग्रेजुअल, धीरे धीरे हुआ। यूं नहीं कि वो 6 साल की उम्र में उसने सुनना बंद कर दिया, ऐसा नहीं, धीरे धीरे उसकी लॉस ऑफ हियरिंग हुआ, श्रवण शक्ति में ह्रास स्लोली, धीरे धीरे हुआ था। इसलिए वो कहती हैं कि मेरी जो माई स्पीच इज क्लियर, यानी मैं कोई भी भाषा जो बोलती हूँ वो स्पष्ट है, बिकॉज क्योंकि आई कुड हियर, मैं सुन सकती थी, टिल आई वाज 11, 11 वर्ष तक, यानी 11 वर्ष की उम्र तक वो सुन सकती थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ केन का कोड मॉडल आया है पास्ट एबिलिटी, और ये टाइम क्लास है स्टूडेंट्स, तक या जब तक, तो 11 वर्ष की उम्र तक वो सुन सकती थी। इसलिए वो कह रही कि मेरी जो स्पीच है, मेरा जो भाषण है, वो भाषा जो है क्लियर है, स्पष्ट है, साफ है, बिकॉज क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी। सी सेज, ये बात वो कहती है। बट लेकिन दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज्ड, हाँ, लेकिन इससे ये स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है, परंतु इससे ये बात स्पष्ट नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक्सप्लेन का मतलब वही है, किसी को समझाना, विस्तार पूर्वक समझाना, बात को स्पष्ट करना, ठीक है। तो एक्सप्लेन का मतलब होता है अपनी बात को स्पष्ट करना या समझाना। ये एक्सप्लेन जो वर्ब है, बात को स्पष्ट करना या समझाना। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने एक्सप्लेनेशन करवाई थी आपको, वही व्याख्या जब हम विस्तार पूर्वक किसी बात को समझाते हैं। तो बट लेकिन दैट डज नॉट एक्सप्लेन, इससे ये बात स्पष्ट नहीं होती है कि हाउ सी मैनेज्ड, कि वो लड़की किस प्रकार से सफल हो गई टू लर्न, सीखने में, फ्रेंच, फ्रांस की भाषा, फ्रेंच देश की भाषा, एंड मास्टर बेसिक जापानीज। और स्टूडेंट, जापान की जो मूल भाषा है, बुनियादी भाषा है, वो सीखने में वो कैसे सफल हो गई, यानी उसने एक साथ इतनी लैंग्वेज को कैसे सीख लिया, ठीक है, इससे ये बात स्पष्ट नहीं होती है। चलो, वो स्कॉटलैंड से आई थी तो स्कॉटलैंड की भाषा वो बोल सकती है, लेकिन उसने जापान की भाषा कैसे सीख ली, फ्रेंच है, यानी फ्रांस की जो भाषा है, फ्रेंच देश की भाषा, उसने कैसे सीख ली। और ये बेसिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स आधारभूत या बुनियादी, बेसिक का मतलब होता है मूल या आधारभूत या बुनियादी, ठीक है, बुनियादी या आधारभूत, मूल, ठीक है। और जापानीज का मतलब जो जापान देश है, वहाँ के लोग, या जापानीज जो जापान की लैंग्वेज है। तो मास्टर बेसिक जापानीज का मतलब होता है स्टूडेंट्स का बुनियादी जो जापान देश की भाषा है और फ्रेंच देश की जो भाषा है, वो सीखने में वो कैसे सफल हो गई, ये बात स्पष्ट नहीं होती है। यानी लोगों के मन में अब भी डाउट रह जाता है
कि ये बात स्पष्ट नहीं होती कि हाउ शी मैनेज, उसने कैसे प्रबंध कर लिया, वो कैसे सफल हो गई, किस प्रकार से सफल हो गई टू लर्न, सीखने में फ्रेंच, एक तो फ्रेंच देश की लैंग्वेज, एंड मास्टर बेसिक जापानीज का मतलब जापान की जो बुनियादी भाषाएं जहाँ जापान देश के लोग बोलते हैं लैंग्वेज वो। जैसे हम राजस्थानी हैं तो जो हमारी बेसिक राजस्थानी लैंग्वेज हम बोलते हैं, तो उसी प्रकार वो बुनियादी जो जापान देश की भाषा है और फ्रेंच देश की जो लैंग्वेज है, फ्रेंची लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, तो वो सीखने में वो कैसे सफल हो गई, ये बात स्पष्ट नहीं होती है कि इस लड़की ने ये लैंग्वेज किस प्रकार से सीखी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ 6 वाला पैराग्राफ आपकी कंप्लीट होता है। इसमें उसके मास्टर्स के साथ जो एक्सपर्ट्स थे, परकशनिस्ट, तबला वादक, ऐसे जो वाद्य यंत्र बजाने वाले जो एक्सपर्ट हैं, उनसे उसकी बातचीत हो रही थी, जो लंबी वार्ताएं डिस्कस कर रही थी वो, तो वो अपने आइडियाज़ भी उनको शेयर करती है, बताती है, तब वो ये सारी जो बातें हैं, मन की बातें हैं, उनको बताती है। तो लोगों को भी आश्चर्य होता है जब वो डिस्कस होता है, उस लड़की के साथ बातचीत होती है कि इसने फ्रेंच की भाषा और जापानीज जो है, जापान देश की जो बुनियादी भाषा है, उनको सीखने में वो किस प्रकार सफल हो गई, ये बात स्पष्ट नहीं होती, यानी वो समझ नहीं पाए। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 7 में आते हैं। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन, अब एवलिन ग्लेनी एक्सप्लेन करती है स्टूडेंट्स, वही स्टूडेंट्स एक्सप्लेन का मैंने अभी आपको बताया, स्पष्ट करना, किसी बात को विस्तार से समझाना। ठीक है, तो ये एवलिन ग्लेनी कह रही है कि एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक संगीत की बात है, एज फॉर म्यूजिक का मतलब जहाँ तक संगीत की बात है, सी एक्सप्लेन्स, वह स्पष्ट करती है। तो एवलिन ग्लेनी इसमें बताएगी कि वो कैसे सुन लेती है, ये जो इंस्ट्रूमेंट की जो साउंड है, वो साउंड को वो कैसे सुन लेती है। तो स्टूडेंट्स, हमने पीछे वाले पैराग्राफ में ये पढ़ा था कि वो साउंड जो है उसके पार्ट्स ऑफ द बॉडी में प्रवेश करता है वाइब्रेट के रूप में, यानी स्पंदनों के रूप में, और ये स्पंदन उसकी बॉडी में जाता है और वो महसूस करती है उस आवाज को। तो ये उसका संगीत सीखने का वे है, वो जो बता रही है वो यहाँ। तो एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक संगीत की बात है, सी एक्सप्लेन, वो लड़की स्पष्ट करती है कि इट पोज इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पोज आया है, पोज का मतलब प्रवेश करना। ठीक है, पोज इन का मतलब होता है अंदर प्रवेश करना, यानी संगीत जो है उसके पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर जाता है। तो इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो वो एवलिन ग्लेनी कहती है कि ये जो संगीत है ये मेरे शरीर के हर भाग में से प्रवाहित होता है, यानी मेरे शरीर के हर अंग में से प्रवेश करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पोज इन का मतलब लिख लेते हैं प्रवेश करना, यानी संगीत जो है उसके शरीर में प्रवेश करता है, यानी संगीत के वाद्य यंत्रों, इंस्ट्रूमेंट की जो साउंड है, वो साउंड उसके शरीर के हर भाग में चली जाती है, प्रवेश कर जाती है। तो इट पोर्स इन, ये थ्रू, स्टूडेंट्स, ये थ्रू प्रीपोजिशन है, के माध्यम से, के माध्यम से, के द्वारा लिख लीजिए आप। या इट म्यूजिक के लिए आया स्टूडेंट्स, वो स्पष्ट करती है कि इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो कहती है कि ये संगीत जो है मेरे शरीर के हर हिस्से में, मेरे शरीर के हर भाग में प्रवेश कर जाता है। और इट टिंगल्स, स्टूडेंट, टिंगल्स का मतलब होता है सनसनी अनुभव करना, सनसनी अनुभव करना, टिंगल। तो ये स्टूडेंट्स, टिंगल का मतलब हो जाएगा सनसनी महसूस करना, सनसनी, टिंगल वर्ब है स्टूडेंट्स, सनसनी महसूस करना, सनसनी महसूस करना। तो ये जो संगीत है वो कहती है कि इट टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरे शरीर के हर भाग में पोज इन तो हो जाता है, यानी प्रवेश कर जाता है शरीर के हर भाग में। फिर ये क्या करता है अभी, इट टिंगल्स इन द स्किन, फिर ये मेरे शरीर की जो त्वचा है उसमें सनसनी पैदा करता है, यानी फिर मुझे महसूस होता है कि मैं किसी वाद्य यंत्र को सीख रही हूँ, सुन रही हूँ। जैसे वो तबले की आवाज़ है तो उस तबले की जो थाप है, ताल है, उसको अपने त्वचा में उसके स्पंदन हो जाता है, सनसनी महसूस हो जाती है उसको, कि जैसे ये उसके शरीर के भाग में से संगीत गुजर रहा है, जा रहा है। तो ये टिंगल्स इन द स्किन, ये संगीत जो है उसकी त्वचा में टिंगल्स करता है, सनसनी महसूस करती है वो अपनी त्वचा में। और कहती है कि माई चीक बोन्स,
और ये संगीत की आवाज़ जो है मेरे गालों की जो हड्डियां हैं उसमें भी ये सनसनी पैदा करता है, एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी ये संगीत की आवाज़ मेरे बालों में भी सनसनी पैदा करती है। यानी वो डीफ है, इसलिए वो संगीत की आवाज़ को अपने पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ही महसूस करती है और उसी से वो सीखती है। ये उसका सीखने का तरीका यही है, ताकि वो आवाज़ उसके शरीर के पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाती है और उसको पता चलता जाता है भी ये साउंड इस प्रकार की आ रही है। ठीक है, तो ये संगीत जो है मेरे शरीर के एवरी पार्ट में टिंगल्स, ये पोर्स इनका मतलब प्रवेश कर जाता है, और ये टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरी त्वचा में सनसनी पैदा करता है। माई चीक बोन्स, मेरे गालों की हड्डियों में, चीक का मतलब गाल है स्टूडेंट्स, बोन का मतलब हड्डियाँ, एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि ये मेरे बालों में भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ इवन का मतलब भी है, इवन का मतलब भी, यहाँ तक कि ये मेरे बालों में भी सनसनी पैदा करता है, टिंगल्स। और वो आगे अपनी बात को ऐड करती है, बढ़ाती है, कहती है कि व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन को बजाती हैं। तो स्टूडेंट जाइलोफोन या इंस्ट्रूमेंट है जल तरंग, मैंने पहले आपको लिखा दिया है मीनिंग, जल तरंग, और प्लेज का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ बजाना। तो व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो शी कैन सेंस, वो महसूस कर सकती हैं साउंड, इसकी आवाज़ को। ठीक है, तो जब वो जाइलोफोन बजा रही, स्टूडेंट्स यहाँ आपको एक पिक्चर भी दी गई है, देखिए एवलिन ग्लेनी लड़की बैठी हुई है और ये जाइलोफोन बजा रही है। तो स्टूडेंट जाइलोफोन बजाने के लिए 2 स्टिक आती है जो उसके हैंड में है, ये उसको यहाँ प्रेस करती है और तब एक मधुर आवाज़ जो है ट्यून के रूप में निकलती है। तो वो कहती है कि व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है तो शी कैन सेंस, तो स्टूडेंट सेंस का मतलब भी वही है, महसूस करना, पहले मैंने लिखा दिया है। तो वो इस जल तरंग की साउंड को, साउंड का मतलब ध्वनि को वो महसूस कर सकती है। पासिंग अप का मतलब गुजरते हुए, द स्टिक का मतलब उस लकड़ी से, पहले तो वो आवाज़ उस लकड़ी में आ जाती है जो उसके हैंड में रहती है, वो लकड़ियाँ, ये उसके हैंड में है, ये स्टिक। ठीक है, ये स्टिक। तो शी कैन सेंस द साउंड, वो उस ध्वनि को महसूस कर सकती है। पासिंग इप का मतलब आती हुई, गुजरती हुई, द स्टिक का मतलब लकड़ी में से गुजरती हुई, और इनटू और फिंगर टिप्स का मतलब, और फिर उसकी उंगलियों के जो टिप्स हैं, अग्रभाग है, उसमें आती हुई, यानी उसको उंगलियों के टिप्स में क्या हो जाता है स्टूडेंट, सनसनी पैदा हो जाती है और वो साउंड उसके कानों में चली जाती है। फिर उसको महसूस होता है कि वो कोई वाद्य यंत्र बजा रही हैं। ठीक है, तो जब वो जाइलोफोन बजाती है तो इस बात को कहती है कि शी कैन सेंस द साउंड, वो इस जल तरंग की आवाज़ को, ध्वनि को महसूस कर सकती है। पासिंग अप द स्टिक, पहले तो लकड़ी में से आते हुए, पहले वो साउंड लकड़ी में से गुजरती है और फिर लकड़ी में से गुजरते हुए इनटू और फिंगर टिप्स, उसके उंगली के जो अग्रभाग है, फिंगर टिप्स का मतलब होता है उंगली का जो अग्रभाग होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फिर यही आवाज़ लकड़ी में से गुजर करके फिर वही साउंड जो फिंगर टिप्स में आ जाती है उसके उंगली के अग्रभाग में, वो इसको महसूस कर सकती है। और वो आगे कहती है कि बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, जब वो किसी ढोल को बजाती है तो वो ढोल के आगे थोड़ा झुक जाती है, जिसके लिए वर्ब आई स्टूडेंट्स लीनिंग, झुकते हुए, यानी शरीर को बेंट करना स्टूडेंट्स, झुकना, यानी झुकते हुए। ठीक है, तो बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, उस जो ड्रम वो बजा रही है, जो ढोल वो तबला हो कुछ बजा रही है, तो उसके आगे वो झुकते हुए सी कैन फील, वो महसूस कर सकती हैं द रिजोनेंस। तो स्टूडेंट्स या रिजोनेंस का मतलब होता है गूंज। जब वो किसी ढोल को बजाएगी और बजाने के बाद जो साउंड होगी, वो जो गूंजेगी, वो गूंज, उसको कहा गया है रिजोनेंस। यानी रिजोनेंसेज का मतलब वो गूंजने की जो आवाज़ें हैं उसको महसूस कर सकती हैं, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, शरीर में प्रवेश करते हुए या शरीर में प्रवाहित होते हुए। ठीक है, तो शरीर में प्रवेश करती हुई, तो यहाँ फ्लो इनटू, वैसे फ्लो का अर्थ होता है बहना, यहाँ प्रवेश करना स्टूडेंट्स। फ्लो का मतलब यहाँ प्रवेश करना, संगीत की जो साउंड है प्रवेश करती है उसके शरीर में। तो बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, जब वो ड्रम बजाती है ढोल तो उसके आगे वो झुकते हुए सी कैन फील, उसकी ओर झुकते हुए सी कैन फील, वो उस ढोल की आवाज़ को महसूस कर सकती हैं। लेकिन वो जो रिजोनेंस होती है गूंज, जब वो ड्रम को बजा रही तो उससे जो गूंज हो रही है, वो ध्वनियाँ जो है गूंज वाली ध्वनियाँ उसको महसूस कर सकती हैं। फ्लोइंग इनटू आवर बॉडी का मतलब उसके शरीर में प्रवेश करती हुई।
वो समझ जाती है भी जो तबला में बजा रही हूँ, जो ढोल में बजा रही हूँ ड्रम, उसकी जो आवाज़ है साउंड के रूप में, वो रिजोनेंस जो है गूंज, वो शरीर में आ रही है, शरीर में फ्लोइंग इनटू हो रही है, प्रवाहित हो रही है, प्रवेश कर रही है, तो इसकी आवाज़ को महसूस कर सकती है। अब आगे वो कहती है कि ओन ए वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी का बना हुआ जो चबूतरा है प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म एक निश्चित स्थान है चबूतरा जहाँ पर वो बैठ जाती है और किसी भी वाद्य यंत्र को बजाती है। तो एक लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है, एक स्थान बना हुआ है उसके, और इसे हम सेज भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, एक लकड़ी की सेज बनी हुई है। तो ओन ए वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी की सेज पर वो क्या करती है भी, सी रिमूव्स हर शूज, वो अपने शूज जो है उनको हटा देती है, यानी वो पैरों में शूज नहीं रखती है जब भी कोई वो साउंड बजाती है तो, ठीक है। तो ओन ए वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी की सेज पर, या स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म का मतलब हो जाएगा सेज, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेज, या कोई चबूतरा भी लिख सकते हो आप। वो लकड़ी का ही बना हुआ एक स्थान है, एक स्टेज टाइप जो होता है, जैसे वो डांस फ्लोर होता है वैसे एक वुडन फ्लोर बना हुआ है। तो ओन ए वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी की सेज पर, सी रिमूव्स हर शूज, जो शूज उसने पहने हुए होते हैं उसको रिमूव का मतलब हटा देना, रिमूव का मतलब हटा देना। तो उन शूज को वो हटा देती है, यानी खोल देती है वही लकड़ी की सेज पर, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशंस, जो भी साउंड वो बजाती है, जो भी इंस्ट्रूमेंट वो बजाती है, चाहे वो ड्रम हो, तो उसका जो स्पंदन है, वाइब्रेट का मतलब स्पंदन, वो पास थ्रू हर बेयर फीट, वो उसके बेयर फीट में से गुजर जाता है, यानी वो जो नंगे पैर रहते हैं वो नंगे पैर में से वो आवाज़ चली जाती है उसके, वो इसी प्रकार सुनती है, उसका वे है ये। तो लकड़ी की सेज पर वो अपने जूते उतार देती है ताकि कंपन उसके पाँव में से होकर उसकी पैरों में आ जाए, ठीक है। तो कंपन जो है स्टूडेंट्स, ये वाइब्रेशन, स्पंदन जो है, पास थ्रू का मतलब गुजरते हुए, हर बेयर फीट, ठीक है, उसके बेयर फीट में से गुजरते हुए, अप हर लेग्स का मतलब उसके पैरों के ऊपर आ जावे वो आवाज़, ठीक है, पैरों के ऊपर। अप हर लेग्स का मतलब होता है वो आवाज़ उसके पैरों के ऊपर तक आ जावे। बेयर फीट का मतलब होता है उसने शूज खोल रखे हैं, नंगे पैर, तो वो जो स्पंदनों की आवाज़ है, जब वो ड्रम को बजा रही तो उससे वो जो स्पंदन होगा, वाइब्रेट होगा, कंपन होगा, तो वो स्पंदन या कंपन की आवाज़ जो है उसके बेयर फीट में से होती हुई अपर लेग्स का मतलब उसके पैरों के ऊपर तक आ जावे, यानी आ जाती है, और इस प्रकार से वो सुनती है। तो वो बताती कि वो कैसे सुन लेती इन आवाज़ों को महसूस करके, उसके एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी में ये सारा साउंड जो है पासिंग होता है, गुजरता है। तो एक लकड़ी की सेज पर वो शूज को खोल देती है, हटा देती है, सो दैट कंजक्शन है स्टूडेंट, ताकि वाइब्रेशन जो है, इसका स्पंदन जो है, साउंड जो है, पास थ्रू और बेयर फीट, उसके नग्न पैर में से होता हुआ अपर लेग्स का मतलब उसके ऊपर पैरों तक चला जाता है वो स्पंदन, और इस प्रकार से वो सुन लेती है। चलिए स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 8 में देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं भी एवलिन ग्लेनी कोई हाउ टू लिसन म्यूजिक, वो संगीत को कैसे सुनती है, जो वो आपको टेलिंग कर रही है, सारी बातें बता रही है, और आप समझ गए होंगे भी वो हर चीज़ को रियलाइज करती है, सेंस करती है, महसूस करती है, और हर वाद्य यंत्र की जो साउंड है स्टूडेंट्स, वो पासिंग का मतलब गुजरती हुई उसके एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाती है, और इसी प्रकार से वो सुन लेती है। वो वाइब्रेट के माध्यम से, वो कंपन होता है उसके शरीर में, है ना, और एक टिंगल्स भी होता है, एक सनसनी महसूस करती है कि भाई कोई आवाज़ वो सुन रही है। देखो अगला पैराग्राफ स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 8 का, नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेज। अब इस बात में भी हमें आश्चर्य नहीं होता है कि एवलिन ग्लेनी जो है अपने श्रोतागणों को भी आनंदित करती है। तो स्टूडेंट्स, वो लड़की कॉन्सर्ट में जाती हैं, जहाँ संगीत के प्रोग्राम होते हैं, वहाँ जाती हैं, और वहाँ जो ऑडियंस होते हैं, दर्शकगण, वो उनका भी मनोरंजन करती है, उनको भी आनंद देती है। तो इस बात में आश्चर्य नहीं होता है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एवलिन अपने श्रोतागण का भरपूर मनोरंजन करती है। इसका क्या अर्थ होगा? तो इस बात में इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। नॉट सरप्राइजिंगली का मतलब इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एवलिन जो है ऑडियंसेज का मतलब श्रोतागणों का भी, डिलाइट का मतलब वो मनोरंजन करती है। वैसे डिलाइट का मतलब होता है स्टूडेंट्स आनंदित करना। क्या होता है स्टूडेंट्स? आनंदित करना।
तो स्टूडेंट्स यहाँ डिलाइट का लिख लेते हैं आनंदित करना, यानी वो ऑडियंसेस जो होते हैं दर्शकगण उनको भी आनंदित करती है। जब वो इंस्ट्रूमेंट बजाती है तो वो लोग सुनते हैं उसके बाद। ऑडियंस का मतलब या दर्शक भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, श्रोतागण भी हो सकता है। ऑडियंस का मतलब दर्शक। और नॉट सरप्राइजिंगली का मतलब वही सरप्राइज से बना हुआ है, वर्ब है और एडवर्ब के रूप में हो गया ये। तो इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि एवलिन जो है अपने श्रोतागणों का मनोरंजन भी करती है। इन 1991 सन 1991 में सी वाज प्रेजेंटेड। स्टूडेंट्स यहाँ प्रेजेंट का मतलब ऐसे प्रस्तुत करना, लेकिन यहाँ दिया गया। भाई कोई गिफ्ट है तो उसको प्रेजेंट कर दिया गया है, उपहार दे दिया गया है, वही। तो स्टूडेंट्स उसने कितने प्राइज प्राप्त किए, जो प्राइज के बारे में आएगा। तो 1991 के सन में क्या हुआ स्टूडेंट्स, सी वाज प्रेजेंटेड, उसको प्रस्तुत किया गया, उसको दिया गया ये विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज। स्टूडेंट्स ये सोसाइटी का नाम है जो कोई प्रोग्राम का संचालन करती है। कोई संगीत के जो क्लासिकल प्रोग्राम होते हैं स्टूडेंट्स, शास्त्रीय संगीत जिसमें कोई वीणा बजाना, ठीक है, सरोद बजाना, जो क्लासिकल म्यूजिक है, फ्लूट, ये सब वाद्य यंत्र इसमें आते हैं। तो ये रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज यानी एक रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी जो है एक बड़ी संस्था जो है, उसका जो प्रेस्टिजियस एक इनाम है, प्रेस्टिजियस का मतलब प्रतिष्ठित, वो इनाम उसको दिया गया। उस इनाम का नाम है सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, यानी एकल वादनकर्ता का, यानी उसको एकल वादनकर्ता का भी एक इनाम दिया गया। एकल वादनकर्ता का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब वो ग्रुप में नहीं बजा रही है इंस्ट्रूमेंट और वो सोलो बजा रही है, सोलो परफॉर्मेंस दे रही है, यानी वो अकेली वाद्य यंत्र को बजा रही, तो वो सोलोइस्ट हो जाती है, एकल वादनकर्ता। तो यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट्स, सोलोइस्ट का मतलब होता है एकल वादनकर्ता, यानी जब किसी इंस्ट्रूमेंट को कोई भी अकेले ही बजा रहा है तो वो एकल वादनकर्ता हो जाता है, एकल वादनकर्ता, यानी उस इंस्ट्रूमेंट को अकेले बजाना। तो ये एकल वादनकर्ता का जो उस साल का एक प्रतिष्ठित उस सोसाइटी का जो इनाम था, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस मतलब इनाम था, ये सम्मानित इनाम, ये इनाम उस लड़की को दिया गया। प्रेस्टिजियस का मतलब वही होता है प्रतिष्ठित या सम्मानित, ठीक है, और प्रेजेंटेड का मतलब दिया गया, यानी उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने उस वर्ष का एकल वादनकर्ता का अपना प्रतिष्ठित खिताब उसको दिया, इस सोसाइटी ने दिया, जिसका नाम है रॉयल फिलहार्मोनिक। ये और ये जो प्रतिष्ठित इनाम था प्रेस्टिजियस, ये स्टूडेंट्स है, इनाम का नाम है सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। वो उस साल की एकल वादनकर्ता का उसको ये इनाम दिया गया। अवार्ड का मतलब इनाम, ये इनाम का नाम क्या है, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। उस साल का उसको एकल वादनकर्ता का इनाम इस फिलहार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा दिया गया, जो उस सोसाइटी के लिए प्रेस्टिजियस इनाम था, एक प्रतिष्ठित या सम्मानित। अब सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, ये स्टूडेंट्स उसके टीचर्स के नेम आ रहे हैं। पहले रॉन फॉप्स, वो भी परकशनिस्ट थे, जिन्होंने उसको इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। हमने पढ़ लिया है पैराग्राफ, उसी से वो सीखी, क्योंकि रॉन फॉप्स ने उसके अंदर पोटेंशियल देख लिया था, अभी इसमें भावी योग्यता है लर्न का मतलब सीखने की, तो रॉन फॉप्स ने भी उसको सिखाया। अभी एक और तबला वादक है स्टूडेंट्स, ये वो तबला वादक ही कहते हैं, वो गुरुजी उसके का सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। अब ये जो तबला वादक यानी तबला बजाने में जो प्रवीण उसके गुरुजी हैं, जिनका नाम आया है जेम्स ब्लेड, अब वो क्या कहते हैं, अभी वो एवलिन ग्लैनी के बारे में क्या कहते हैं, जो परकशनिस्ट हैं, तबला वादक है, वो मास्टर हैं, प्रवीण है उसमें बजाने में, जेम्स ब्लेड है उनका नाम। वो कहते हैं कि गॉड में हैव टेकन और हियरिंग, चाहे भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति छीन ली हो। क्या कहते हैं वो, कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, कि चाहे भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति जो है छीन ली हो, बट लेकिन ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन भगवान ने बदले में उसको कुछ अद्भुत, अनोखी या असाधारण चीज दे दी है। ठीक है, तो ये गॉड ईश्वर के लिए आया कि चाहे ईश्वर ने उसकी हियरिंग का मतलब होता है सुनना, सुनने की शक्ति, टेकन का मतलब ले ली हो या छीनना है, तो भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति चाहे ले ली हो, छीन ली हो, लेकिन बदले में ही हैज गिवन हर बैक, लेकिन भगवान ने बदले में उसको और दे दिया है समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ और असाधारण चीज दे दी है जो दूसरों के पास नहीं होती है।
या अद्भुत या अनोखी चीज उसको दे दी है। स्टूडेंट्स ये वर्ड मीनिंग पहले आ गए हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब असाधारण, अद्भुत, अनोखा, शानदार भी हो सकता है। तो बदले में भगवान ने उसको और शानदार अनोखी चीज दे दी है। अब व्हाट वी हियर, जिस बात को, जिस चीज को हम सुनते हैं, सी फील्स, एवलिन ग्लेनी महसूस करती है। स्टूडेंट्स हियर का मतलब सुनना, फील्स का मतलब महसूस करना। यहाँ व्हाट एक अननोन थिंग्स के लिए आता है। स्टूडेंट्स यहाँ क्लास क्या नहीं है, जो अननोन थिंग्स के लिए आता है। तो व्हाट वी हियर, जिस किसी चीज को हम सुनते हैं, सी फील्स, एवलिन ग्लेनी महसूस करती है, वही फार मोर डीपली, और ज्यादा गहराई से, देन एनी ऑफ अस का मतलब हमसे भी ज्यादा। तो स्टूडेंट्स ये शुरुआती जो पैराग्राफ था, बिगिनिंग जब लेसन स्टार्ट हो रहा था, यानी ओपनिंग लाइन्स हम पढ़ रहे थे, तो उसमें यही लाइन्स आई थी। तो ये उसके जो मास्टर हैं, जो परकशनिस्ट हैं, तबला वादक हैं, वो एक्सपर्ट हैं तबला बजाने में, अच्छे म्यूजिशियंस हैं, वो संगीतकार हैं, वो एवलिन ग्लेनी के बारे में सारे आइडियाज उन्होंने दिए। उनका एक स्टेटमेंट है जो एवलिन ग्लेनी के बारे में बताते हैं कि चाहे भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली हो, छीन ली हो, लेकिन बदले में उसको अद्भुत शानदार चीज दे दी है। ठीक है, और जिस किसी चीज को हम सुनते हैं वो महसूस करती है फार मोर डीपली, और ज्यादा गहराई से, देन एनी ऑफ का मतलब हमसे भी ज्यादा। दैट इज वाई, इसी कारण से, सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल, इसी कारण से एवलिन ग्लेनी जो है संगीत को बहुत ही सुंदरता से एक्सप्रेस करती है, अभिव्यक्त करती हैं। यानी वो हर संगीत को बहुत ही सुंदरता से बजा लेती हैं, इसी कारण से का भगवान ने उसको और कुछ अद्भुत दे दिया है। ठीक है, तो इसी कारण से, दैट इज वाई एक कंजक्शन ही है, इसलिए फ्रेज है स्टूडेंट्स, ये फ्रेज होते हैं, वाक्यांश छोटे छोटे। तो इसी कारण से सी एक्सप्रेसेस, वो अभिव्यक्त करती है म्यूजिक यानी संगीत को, सो ब्यूटीफुली का मतलब बहुत ही सुंदरता से। इसलिए वो हर प्रकार का संगीत बहुत ही सुंदरता से अभिव्यक्त करती है, क्योंकि भगवान ने उसको गिविंग बैक, बदले में वापस दे दिया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण चीज उसको दे दी है। स्टूडेंट्स अब ये नवा पैराग्राफ देखिए स्टूडेंट्स। अभी इससे पहले अपन ने एक पैराग्राफ पढ़ा था जिसमें कहा गया है कि वो अपने श्रोतागणों का भी मनोरंजन करती है और उसे अच्छे उच्चतम जो अवार्ड है वो भी दिए गए। स्टूडेंट्स नवा पैराग्राफ पढ़ते हैं कि एवलिन कन्फेसेस दैट, स्टूडेंट्स कन्फेस का मतलब यहाँ स्वीकार करना, कन्फेस वही एक्सेप्ट का सिमिलर है स्टूडेंट्स। कन्फेस का मतलब स्वीकार करना, स्वीकार करना। स्वीकार करना। तो एवली